गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की रजत बूंदें। क्या है राजस्थान की रजत बूंदें? देखते हैं। पसीने में तरबतर चेलबाजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। चेलबाजी जो कुएं बनाने का काम करते हैं और ऐसे इलाकों में जहाँ पर पानी की अत्यंत न्यूनता होती है, जैसे हमारे राजस्थान का पश्चिमी भाग, जैसलमेर, बाड़मेर आदि स्थानों पर जहाँ पानी की अत्यंत कमी है, वहाँ पर ये चेलबाजी कुएं बनाने का कार्य करते हैं। तो कुएं बनाने का कार्य करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें चेलबाजी कहा जाता है। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही सकरा है। उकरू बैठे चेलबाजी की पीठ और छाती से 1 हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। यहाँ खुदाई यहाँ बसोली से की जा रही है। बसोली छोटी डंडे का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दमघोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलबाजी के सिर पर लग सकते हैं। इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलबाजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा ढोल या बाल्टी उतारी जाती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलबाजी का सिर बचाएगा। अब परिचय दिया गया है चेलबाजी कौन है। चेलबाजी यानी चेजारो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिराई करने वाले दक्षतम लोग, इन्हें कहा जाता है चेलबाजी। यह काम चेजा कहलाता है और उस काम को कहते हैं चेजा। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है। गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुएं की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है। भूजल पृथ्वी का जो अंतिम सोर्स है उसको पाने के लिए जो है वो कुआं बनता है। पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है, यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। नहीं यह नहीं है, नहीं यह है, इस तरह नेति नेति वाला मामला है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। रेत के कणों में पानी रम जाता है और ज़्यादा वर्षा का भी कोई ज़्यादा प्रभाव वहाँ पर नहीं पड़ता। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है।
ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। ये खड़िया पट्टी जो है ये उन इलाकों में एक वरदान के तुल्य होती है जहाँ पानी की न्यूनता होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इस खड़िया पट्टी के नीचे मीठे पानी का सोर्स होता है और जो पानी को खारा नहीं होने देती। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्राय खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है और ये खड़िया पट्टी उस ऊपर के जो पानी को रोकने का काम करती है। ये भूजल के खारे पानी से उसे मिलने नहीं देती, इसलिए वर्षा का जल कुइयों के रूप में परिवर्तित होकर और लोगों के पीने के काम आता है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरफ फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। जहाँ लगाव होता है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद हो जाने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती है। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ पर परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुई बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद है, रिसती है और कुई में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है, खूब विचार किया है, खूब सोचा है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल मीठी पानी पर बहता है और नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। धरातल के से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजानी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है।
और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। ये वहाँ के मापदंड हैं। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। उसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी बस के धसे नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलबाजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुई बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुई को रस्सी से बांधा जाता है। पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खींप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खींप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुई कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते खींप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई की गई कुंडली दूसरे दिन खोदी जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छोटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिका कर रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुई बन रही है, कुई खुद रही है या कि रस्सा बन रहा है। यहाँ तक हमने कुई निर्माण का कार्य किस प्रकार रस्सों के द्वारा प्रारंभ होता है, चेलबाजी किस प्रकार अपना कार्य करते हैं, इसकी जानकारी हमने इस क्लास में ली। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वेलकम अगेन। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की थी कि चेलबाजी किस प्रकार रस्सों के माध्यम से कुई का निर्माण करते हैं।
आगे इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न खीप ही। ये खीप एक प्रकार की घास होती है जिसका प्रयोग कुएं निर्माण में किया जाता है। लेकिन रेजानी पानी है, ये पानी का प्रकार है रेजानी, हमने पढ़े थे पालर पानी, रेजानी पानी। तो वहाँ भी कुइयाँ जरूर बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बण, केर, बावल या कुंबट के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आंख तक से भी काम लिया जाता है। आंख का मतलब आंकड़ा। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपणी भी कहते हैं। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलमाजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। उसके मिट्टी के बारे में बड़े अच्छे ढंग से वो इस बात को जानता है कि मिट्टी कितनी निकालनी है, किस तरीके से निकालनी है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है और उसे तलाश रहती है खड़िया पट्टी की, और जिसके ऊपर उनका पानी सुरक्षित रहता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारो ऊपर आ जाते हैं। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था। चेलबाजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आँच प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेग भेंट दी जाती और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य ग्रस्त भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों, अब अनुसूचित कहलाई जातियां हैं ये, के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही है। तो ब्राह्मण और मेघवाल जो जाति के लोग थे, ये उस समय इन्होंने जो कुइयाँ बनाई वो आज भी काफ़ी मात्रा में पानी दे रही हैं। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। क्यों कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है? रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती है। दिन भर एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सकें। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली है, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़सी बनने लगी है। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। तो कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना ज़रूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है।
हर एक कुई पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी भी तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकलती है और इस तरह अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुई के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी गिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। कुई गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर गिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। फरेड़ी लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे ओडाक कहते हैं। ओडाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और सकरी कुई से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। ओडाक और चरखी चरसी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं। वजन खींचने में तो इससे सुविधा रहती ही है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाती है। हर घर की एक कुई, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुई है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इस नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। वहाँ कोई उन कुइयों को अपनी निजी संपत्ति नहीं मानते, सब एक दूसरे की सहायता के लिए वहाँ तत्पर रहते हैं। तो वसुदेव कुटुंबकम का जो मूल मंत्र है ये हमें उस समाज में परिलक्षित होता है, उस क्षेत्र में हमें ये दिखाई देता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को ज़मीन पर उतारती है कुई। इससे दिन भर में बस 2-3 गड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली वेला में कुइयों पर आता है, तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंबाने की आवाज़ में समा जाता है। 2-3 घड़े बढ़ जाने पर ढोल और रस्सियाँ समेट ली जाती है। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेंगे। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्र में यह पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खंडेरों की ढाणी में तो 120 कुइयाँ थी। लोग इस क्षेत्र को 6 BC 6x20 के नाम से जानते थे। कहीं कहीं इनके पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं और इसलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं यह चारोली है तो कहीं दादड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टूरो बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है, तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच
मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुई। ये हमने यहाँ पर इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनका भी यहाँ पर उल्लेख किया है। जैसे राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है। आपके पाठ्य पुस्तिका से ये प्रश्न लिए गए हैं, तो वह भी हमें इस PDF के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। मुझे आशा है कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको आप इस PDF के माध्यम से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।